हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम पढ़ेंगे एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है जिबरलिंस। यह हर उस कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहता है जिसमें लाइफ साइंसेज एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट्स रीड इट। Gibberellins are a group of tetracyclic diterpenoid compounds made up of 4 isoprene units with the anti-gibberellin ring skeleton that function as plant growth regulators, influencing a range of developmental processes in higher plants including stem elongation, germination, dormancy, flowering, sex expression, enzyme induction and leaf and fruit senescence। ठीक है, ये एक टेट्रासाइक्लिक डाई टर्पिनाइड कंपाउंड्स की ही होते हैं। ठीक है, और ये आइसोप्रीन यूनिट्स के बने होते हैं जिनमें एक रिंग स्केल्टन होता है जिसको बोलते हैं एंट जिबरलेन स्केल्टन, और उसका काम होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनका जिबरलिन्स का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हैं हायर प्लांट्स में उन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे स्टेम इलांगेशन, जर्मिनेशन, डोर्मेंसी, फ्लावरिंग, सेक्स एक्सप्रेशन, इंजाइम इंडक्शन एंड लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस। ठीक है ना, जब लीफ और फ्रूट की सेनेसेंस होती है उसमें भी जिबरलिन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, Gibberellins were discovered by Kurosawa in Japan in the course of his studies on fungal diseases of rice। ठीक है, एक साइंटिस्ट था कुरोसावा जापान में, उसने ये जिबरलिन्स डिस्कवर करा था। कब करा था? जब वो फंगल डिजीज़ राइस चावल होते हैं ना, उनकी जो फंगल डिजीज़ हैं उसकी स्टडी कर रहा था। ठीक है ना, कुरोसावा। इन पर्टिकुलर he was investigating the mechanism by which the fungal pathogen Gibberella fujikuri, which is now renamed as Fusarium fujikuri, led to foolish seedling or bacane disease in rice plants infected with this pathogen। अगर बिलखसूस बात करें तो वो जो कुरोसावा साइंटिस्ट था वो स्टडी कर रहा था कि किस मैकेनिज़्म से ये जो फंगल पैथोजन था उस टाइम, जिसका नाम था जिब्रीला फ्यूजिक्यूराई, जिसको आज फ्यूजेरियम फ्यूजिक्यूराई बोलते हैं, कि कैसे जो है ये राइस प्लांट में बकाने डिजीज़ काज करता है, या जिसको फूली सीडलिंग डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है ना, जो इसी ऑर्गेनिज्म से होती है, कि क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से जो है ये पैथोजन डिज़ीज़ काज करता है। ठीक है ना, तो उस दौरान जो है जिबरलिन्स को जो है पाया गया। ठीक है ना, Kurosawa found that abnormal growth promoted by the fungi was due to a compound by Gibberella fujikuri। ठीक है ना, उस कुरोसावा साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो प्लांट में इस फंगस की वजह से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो एक कंपाउंड है, जो कि यही जिब्रीला फ्यूजिकुराई जो पैथोजन है यही बनाता है ये कंपाउंड। ठीक है, हाँ, तो दिस कंपाउंड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1935 बाय याबूटा एंड समुकी फ्रॉम फंगल स्ट्रेन्स जिब्रीला फ्यूजिकुराई। ठीक है ना, ये जो कंपाउंड है इसको सबसे पहले आइसोलेट करा 1935 में याबूटा और समुकी, ये दो बंदे थे इन्होंने। ठीक है ना, ये उसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन से, उसी फंगल स्ट्रेन से जिसका नाम है जिब्रीला फ्यूजिकुराई। ठीक है ना, फिर ये जो याबूटा साइंटिस्ट था, ठीक है ना, नेम्ड द आइसोलेट एज जिब्रेलिन। फिर यही याबूटा साइंटिस्ट था, ये जो याबूटा और समुकी थे ना, इनमें से यही याबूटा साइंटिस्ट था जिसने जो है इस कंपाउंड को जिब्रेलिन का नाम दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये कंपाउंड जो है याबूटा और समुकी ने 1935 में आइसोलेट करा अलग, और यही जो याबूटा ने नाम दिया इसको जिब्रेलिन। अच्छा, all जिब्रेलिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंट जिब्रेलिन स्केल्टन। जितने भी जिब्रेलिन्स की टाइप्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है ना, सारे के सारे इसी बेसिक स्ट्रक्चर से हैं जिसका नाम है एंट जिब्रेलिन स्केल्टन, उसी से सारे निकलते हैं। ठीक है ना, अनलाइक द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन्स विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिब्रेलिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन। ठीक है ना, अगर हम ऑक्सिन की क्लासिफिकेशन से हट कर देखें
जो कि फंक्शन के ऊपर बेस्ड है ऑक्सीजन की क्लासिफिकेशन। जिब्रेलिन्स की क्लासिफिकेशन अगर देखें ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की तो सिर्फ फंक्शन के बेस थी, ये जिब्रेलिन्स की क्लासिफिकेशन जो है ये स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। देयर आर करंटली 136 जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड फ्राम प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तकरीबन 136 जिब्रेलिन्स ऐसे हैं जो अभी पाए गए हैं, किस में से, कुछ प्लांट्स में, कुछ फंजाई में, कुछ बैक्टीरिया में, टोटल हैं 136, ठीक है ना। द जिब्रेलिन्स आर नेम्ड जिब्रेलिन्स आर नेम्ड फ्राम GA1 to GAN। GAN मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इनके नंबर दिए जाते हैं GA1 GA2 ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, हाँ जब जो डिस्कवर होता गया वैसे जो है ये न्यूमेरिकल आ गई, ये स्क्रिप्ट जो है ये डाला गया, ये 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना। दे ऑल हैव आइदर 19 कार्बन एटम्स, ठीक है ना, और 20 कार्बन एटम्स। या तो उनमें 19 कार्बन एटम्स हैं जैसे हाँ 19 कार्बन एटम्स हैं जिनको C19 GAs भी बोलते हैं, या 20 कार्बन एटम्स हैं जिनको G20 GAs भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कुछ 19 कार्बन एटम्स वाले GAs थे जिब्रेलिक एसिड, और कुछ कार्बन एटम 20 वाले। इनमें से अगर देखें हम जो 19 कार्बन वाले जिब्रेलिन्स हैं वो बायोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव हैं बरक्स उसके जिनमें कार्बन 20 होते हैं, ठीक है ना, कार्बन एटम 20 होते हैं, उनसे ये ज़्यादा एक्टिव हैं। देयर आर सर्टन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर जिब्रेलिन एक्टिविटी, ठीक है ना। कुछ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिब्रेलिन की एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। A carboxyl group at carbon atom 7 is a feature of all biologically active gibberellins। जितने भी बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स हैं, ठीक है ना, उनका फीचर क्या है कि कार्बन एटम 7 पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बन एटम 7 पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये आपको स्ट्रक्चर है दिखा रहा हूँ जिब्रेलिन का GA1 का, ठीक है ना, कैसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें ये हाँ ये इसमें CO ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है ना। हाँ अभी हम पढ़ेंगे इसकी, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन जिब्रेलिन के बारे में। इसके बारे में फिर आप पढ़ेंगे इसकी बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ठीक है ना। अच्छा, जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड प्राइमरली इन द एपिकल टिश्यूज ऑफ द यंग लीव्स। जो यंग लीव्स होते हैं उनके जो एपिकल टिश्यूज होते हैं टॉप पे, ठीक है ना, उनमें जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अनसर्टन वेदर रूट टिश्यूज आल्सो प्रोड्यूस जिब्रेलिन्स। इसका पक्का पता नहीं है कि जो रूट के टिश्यूज होते हैं उनमें जिब्रेलिन्स बनते हैं या नहीं, ठीक है ना। द हाइएस्ट लेवल ऑफ जिब्रेलिन्स आर फाउंड इन इमैच्योर सीड्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स। जो इमैच्योर सीड्स होते हैं अभी पूरे बने नहीं होते हैं, पक्के नहीं होते हैं, ठीक है ना, और जो फ्रूट्स अभी बन रहे होते हैं अभी मतलब कि उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई होती, अभी डेवलपिंग होते हैं, और वो और इमैच्योर सीड्स इनमें जो है जिब्रेलिन्स का हाईएस्ट अमाउंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 4 आइसोप्रीनाइट सब यूनिट्स। 4 आइसोप्रीनाइट सब यूनिट की कंडेंसेशन होती है और उससे बनते हैं जिब्रेलिन्स, ठीक है, आइसोप्रीनाइट सब यूनिट्स की। द बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट इज आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट IPP। याद रखना नाम, ये IPP इज़ द बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है ना, किसके लिए, इस जिब्रेलिन्स के लिए, ठीक है ना। बेसिक आइसोप्रीनाइड यूनिट जिब्रेलिन्स की सिंथेसिस में जो है वो कौन है, वो है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट IPP, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। इनको IPP भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही जो IPPs होते हैं दे कंडेंस टू प्रोड्यूस 20 कार्बन्स जिरानिल पायरोफॉस्फेट GGPP, ठीक है ना। यही जो IPP होते हैं आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, इनमें कंडेंसेशन होती है और 20 कार्बन एटम्स वाला स्ट्रक्चर कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है जिरानिल
पायरोफॉस्फेट, GGPP, जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। अच्छा, यही जो जिरेनिल पायरोफॉस्फेट जिसको GGPP बोलते हैं, इट एक्ट्स एज अ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर जिबरलिन्स। यही GGPP जो है ये जिबरलिन्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, ठीक है ना। Gibberellins biosynthetic pathway can also be divided into 3 stages, each completes in a different cellular compartments, ठीक है ना। जिबरलिन्स की जो बायोसिंथेटिक पाथवे है इसको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं और हर एक स्टेज जो है वो एक अलग सेलुलर कंपार्टमेंट में जाकर कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इनमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आ गई है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि जिरेनिल पायरोफॉस्फेट विच इज़ अ 20 कार्बन लीनियर कंपाउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू एंट कोरिन इन प्लास्टिड। जो स्टेज फर्स्ट में ये होता है कि जो GGPP होता है 20 कार्बन लीनियर मॉलिक्यूल जिरेनिल पायरोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एक एंट कोरिन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। एंट कोरिन कंपाउंड या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है एंट कोरिन में, कहाँ पे, प्लास्टिड्स में, ठीक है ना। ये होगी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, कोरिन इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लास्टिड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि जो पहली स्टेज का बना होता है कोरिन, ये कोरिन ट्रांसपोर्ट होता है प्लास्टिड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंट कोरिन is oxidized to Ga12, which is the first gibberellin in the biosynthetic pathway in all plants and the precursor of all other gibberellins, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही कोरिन पहुंचा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पहुंचेगा वहाँ पे कोरिन, तो वहाँ पे एंट कोरिन यही जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर Ga12 बना देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यही Ga12 है जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट जिबरलिन इन दी बायोसिंथेटिक पाथवे हर एक प्लांट्स में, ठीक है ना। और ये सारे जितने भी जिबरलिन्स हैं उनका प्रिकर्सर है कौन, Ga12, ठीक है ना, जो कि बीट एंट कोरिन से बना, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ कार्बन 13 ऑफ Ga12 गिव्स Ga53। जो कार्बन एटम 13 है किस मालिक्यूल में, Ga12 में, उसकी हाइड्रॉक्सिलेशन होती है और फिर ये कंपाउंड बन जाता है Ga53, Ga53, ठीक है ना। तो ये थी सेकंड स्टेज, ठीक है, कैसे कोरिन चेंज होके Ga12 में जाएगा और कैसे वहाँ से Ga53 बनेगा है। फिर थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, इन द साइटोसोल Ga12 और Ga53 ईच ऑफ विच हैज़ 20 कार्बन एटम्स इज़ कन्वर्टेड टू अदर जिबरलिन्स। जब साइटोसोल में जाते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज में, तो Ga12 या फिर अगर Ga53 बना वो या दोनों, ठीक है ना, तो दोनों का 20 कार्बन एटम्स हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ दूसरे जिबरलिन्स में, ठीक है ना, स्टेज थर्ड में साइटोसोल में। कार्बन 19 GAs, मतलब कि वो GAs जिनमें कार्बन 19 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है ना। कार्बन 19 GAs अराइज बाय ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन 20 इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन 19 GAs होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होती है किसकी, कार्बन 20 की, और ये ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। Enzyme Ga20 oxidase catalyze the oxidation steps including the removal of carbon 20 as carbon dioxide. In cytosol, Ga12 and Ga53 give bioactive gibberellins Ga4 and Ga1 respectively, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ जी कि जो इंजाइम है जिसका नाम है Ga20 ऑक्सीडेज, ठीक है ना, ये सारे स्टेप को मतलब कि ऑक्सीडेशन वाले स्टेप है इनको कैटलाइज करते हैं, ठीक है ना। उस स्टेप को भी कैटलाइज करता है जिसमें कार्बन 20 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव होती है, ठीक है ना। हाँ, तो साइटोसोल में क्या होगा कि Ga12 और Ga53 जो हैं ये बायो एक्टिव जिबरलिन्स बनाते हैं Ga4 और Ga1 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि Ga12 बनाएगा Ga4 और Ga53 बनाएगा Ga1। ये बायो एक्टिव जिबरलिन्स है, कहाँ पे बनेगा, साइटोसोल में। तो ये थर्ड स्टेज जो है ये पूरी हो गई, ठीक है। ये स्टेजेस किसकी थी, हमने बोला था कि जिबरलिन्स की बायोसिंथेटिक जो है पाथवे वो 3 में डिवाइडेड हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, ठीक है ना। तो अच्छा, सर्टन कमर्शियल केमिकल्स ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ जिबरलिन्स।
कुछ आजकल कमर्शियल केमिकल्स हैं जो कि जिबरेलिन्स की सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज केमिकल्स आर फॉस्फोन डी, AMO 1618, ठीक है, साइकोसिल CCC, एनसाइमिडोल एंड पैक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जिबरेलिन्स की सिंथेसिस को रोक लेते हैं। इनको पढ़ो फिर। फॉस्फोन डी, AMO 1618, साइकोसिल जिसको CCC भी बोलते हैं, एनसाइमिडोल और पैक्लोब्यूट्राजोल। कौन कौन से केमिकल जिबरेलिन्स की सिंथेसिस को रोकते हैं? फॉस्फोन डी, AMO 1618, साइकोसिल CCC, एनसाइमिडोल, ठीक है, एंड पैक्लोब्यूट्राजोल, एनसाइमिडोल, साइकोसिल, ठीक है ना, AMO 1618 एंड फॉस्फोन डी। ये जिबरेलिन्स की सिंथेसिस को रोक देते हैं। तेज से पढ़ो एक बार। फॉस्फोन डी, AMO 1618, साइकोसिल CCC, एनसाइमिडोल एंड पैक्लोब्यूट्राजोल। ये जिबरेलिन्स की सिंथेसिस को रोकते हैं केमिकल्स। दीज केमिकल्स इनहिबिट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जिबरेलिन्स बायोसिंथेसिस। ये जो केमिकल्स हैं ये जिबरेलिन बायोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेज को रोक देते हैं। फर्स्ट स्टेज कौन से वाली थी? ये वाले, जिसमें जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो है वो एंड क्लोरीन में चेंज होता था प्लास्टिड में, उस स्टेज को रोक देते हैं ये केमिकल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जिबरेलिन्स आर ट्रांसलोकेटेड बाय द फ्लोएम एंड जाइलम। इसकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है? फ्लोएम और जाइलम के थ्रू होती है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जिबरेलिन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जिबरेलिन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द शूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय द फ्लोएम। वो वाले जिबरेलिन्स जो कि शूट में बनते हैं, ब्रांचेस में बनते हैं, ठीक है ना, वो बॉडी के और पार्ट्स में जाएंगे फ्लोएम के थ्रू, ठीक है ना, फ्लोएम के थ्रू जाएंगे जो शूट में बनते हैं, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ जिबरेलिन्स इन रूट एक्सुडेट्स एंड रूट एक्सट्रैक्ट्स सपोर्ट्स द सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन्स इन द रूट्स, ठीक है। जो रूट में से कुछ एक्सुडेट्स वगैरह रिलीज़ होता है या रूट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, उसमें जो जिबरेलिन्स हमें मिलता है और उससे इस बात को सपोर्ट मिलती है कि रूट्स में भी जिबरेलिन्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। द जिबरेलिन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द शूट वाया द जाइलम। जो जिबरेलिन्स रूट में बनते हैं वो शूट तक जाते हैं जाइलम के थ्रू, और जो शूट में बनते हैं वो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाते हैं फ्लोएम के थ्रू, ठीक है ना, अपोजिट चीज़ें। अच्छा, द मूवमेंट्स ऑफ जिबरेलिन्स इन प्लांट्स डो नॉट एग्जिबिट पोलैरिटी लाइक ऑक्सिन, ठीक है ना। जो जिबरेलिन्स की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, उसमें पोलैरिटी नहीं होती है जैसे कि ऑक्सिन में पोलैरिटी होती है ना उसकी मूवमेंट में, ठीक है ना, जब प्लांट में होती है। लेकिन जब ऑक्सिन की ये जिबरेलिन्स की मूवमेंट होती है प्लांट में, तब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा, जिबरेलिन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ अप एंड डाउन द स्टेम, ठीक है ना। जिबरेलिन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ अप एंड डाउन द स्टेम। जिबरेलिन्स जो है स्टेम के ऊपर भी और नीचे भी मूव कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है, ये स्टेम के ऊपर नीचे हर जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियोस भी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़े, चाहे ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। दूसरी वीडियोस में बना रहे हैं तो वो वीडियोस आप देखें। तो थैंक यू वेरी मच।